all the responsible person. So welcome this channel, and today we will discuss about the actual what is the problem inside our Madhya Pradesh and what the scenario of Madhya Pradesh governments. And right now I am at the place of Mr. Sarma sir, and who is ex minister in Madhya Pradesh and presently an MLA of Madhya Pradesh. So आज हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, विधि मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश की हर एक समस्याओं को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, बेरोजगारों को मुद्दों को समझते हैं। भोपाल से सांसद है और भोपाल एक राजधानी के होने के नाते भोपाल एक वह गढ़ है जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर पढ़े लिखे लोगों ने शर्मा जी को चुना है तो कुछ मुद्दों को देख करके चुना होगा। आज हमारी चर्चा बेरोजगारी को लेकर के। सबसे पहले मैं शर्मा जी का बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार सर, पहला प्रश्न है बेरोजगारी को लेकर के। मैं सीधे सवाल है मेरा कि बेरोजगारी को लेकर के, क्योंकि कुछ साल पहले, अभी 15 महीने पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो बीजेपी सरकार ने एक एजेंडा लगाया था कि जो रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी वो सरकार बदलनी है। अब आपका क्या स्टैंड इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर ये सरकार जो आज की है, निकम्मी शब्द तो बहुत छोटा है इसके लिए, नाकारा है। जिसने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर कर दी है। ये पहली बार ये हो गया कि बिजली की कटौती होगी। अभी तक तो अघोषित कटौती होती थी कि 4 घंटे कोलार बंद है, 4 घंटे अयोध्या बंद है, तो 4 घंटे गोविंदपुरा बंद है। पर अब घोषित करेंगे कि बिजली आपको नहीं मिलेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब से ये सरकार बनी है इसकी शुरुआत लॉकडाउन से हुई। लॉकडाउन जैसे जैसे लगा बेरोजगारी बढ़ती गई और बेरोजगारी बढ़ी। उसके बाद बीच में एक पीरियड ठीक आया जिसमें अगर ये चाहते और ये अगर करते तो ये वैक्सीनेशन उस समय हो सकता था। वैक्सीनेशन उस समय हो जाता तो दूसरा लॉकडाउन नहीं लगता और जो दूसरी लहर आई उस लहर से लोगों की जान बचा जा सकते थे, लाखों लोगों की। इस पूरे पीरियड में जो बेरोजगारी फैली उसकी वजह से एक तरह से कहना चाहिए भुखमरी की स्थिति आ गई। ऊपर से महंगाई, आपका डीजल पेट्रोल इन सब के भाव सातवें आसमान पे। लोगों के खाने के लाले पड़े और रोज़गार चले गए। मध्य प्रदेश में आज की तारीख में करीब 30-35 लाख लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, मैं कहूँगा हमारे नेता राहुल गांधी ने जनवरी में कहा था कि ये कोरोना से लड़ाई के लिए अभी से प्रबंध करो, और अगर ये फरवरी में लॉकडाउन हो जाता तो ये हालत नहीं होती पूरे देश की। लेकिन इनको मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार गिराना था, उसके लिए 20 मार्च तक रुके और फिर लगाया लॉकडाउन। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, लोग संक्रमित हो गए, मैं भी संक्रमित हुआ। और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पढ़े लिखों की, जो आपने बात कही, जिसमें आईएएस आईपीएस और ये पूरा मुख्यमंत्री निवास, पूरे कर्मचारी, एक्स सीएम हाउस, विधानसभा, मंत्रिसभा सब है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1000 लोगों की जान गई कोरोना से। और मदद की बात अगर हम करें तो जो इनने कहा था 1 लाख, सुप्रीम कोर्ट का कहना है 4 लाख, केंद्र सरकार ने घोषित किया, वो पैसा आज तक किसी को मिला नहीं। और इसके परिणति हमने देखी कि जो रवि ठाकरे जैसे आत्महत्या कांड हुए हैं। लेकिन आत्महत्या तो अभी हमने कल ही देखा कि एक इंजीनियर ने बेरोजगारी से आत्महत्या की। बहुत ये दिल दहलाने देने वाला था। और ऐसे करके कुंदन राजपूत ने, हमारे बहुत सारे साथियों ने आत्महत्या की जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती को लेकर के, कमलनाथ सरकार जब थी तो उस समय 8000 पुलिस भर्ती के बारे में एक बात चली थी, जब उस समय तत्कालीन बाला बच्चन साहब गृह मंत्री थे। तो ये 8000 पुलिस भर्ती के बाद 4000 पुलिस भर्ती क्या हो गई, ये तो कानून के अंदर रहे हैं, आपको पता होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या चीज़ समझा नहीं? सबसे पहले एक कमलनाथ जब सरकार थी तो फरवरी में एक नोटिफिकेशन निकालने की बात चली, जिसमें 8000 पुलिस कांस्टेबल निकलने की बात की जाती। लेकिन जब बीजेपी सरकार, उन्होंने 4000 पुलिस भर्ती का मात्र नोटिफिकेशन निकाला, अभी तक एग्जाम नहीं कराए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 18000 पद खाली हैं, लेकिन उसका कोई ना तो कोई नोटिफिकेशन ना किसी प्रकार की चीजें हैं।
उन्होंने बोला कि 3,000 ज़्यादा एसआई के पद खाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये जो अंदर तो आप रहे हैं अभी 10 महीने पहले, तो क्या हाल? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार को समय बहुत कम मिला। सरकार बनते ही लोकसभा के चुनाव आ गए, 2.5 महीने उसमें चले गए, और फरवरी से उनकी सरकार गिराने की जो मुहिम चली उसको बचाने में लगे रहे, तो 11 महीने तो मिले। और 11 महीने में उन्होंने बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट, जो आज लाखों के बिल हज़ारों के बिल आ रहे हैं, उन्होंने 300 रुपये से 600 रुपये पेंशन कर दी। एक वो वृद्धा की जो काम आई इस लॉकडाउन में, 600 रुपये से उसका घर चला। उन्होंने बच्ची की शादी के लिए 27 से 51,000 किया, और 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हो गए थे। ये विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने कहा है। ये वो राहत थी जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में इन लोगों को जो कहना चाहिए मदद की। और हमने निकाले शिक्षक, एक मिनट, शिक्षकों के बाद चयनित शिक्षक कौन है? ये कमलनाथ जी की सरकार में चयन हुआ इनका इनका 31,000, और चयन होने के बाद इनको सत्यापन भी हो गया इस सरकार के आते ही। ये रुका क्यों? ये सरकार गिरा दी। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो 31,000 लोगों को आज ये नौकरी मिल गई होती। लेकिन 15 महीने में केवल उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है, ये सरकार नहीं दे पाई। और किया क्या इनने? जब ये लोग आए चयनित लड़कियां शिक्षित यहाँ पर राखी बांधने, तो उन पर लठ मारे गए और उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, और ये कह दिया कि ये एफआईआर दर्ज कर दी, अब तुम्हारा सत्यापन नहीं हो पाएगा, जो तुम लोग जो चयनित हो गए हो तुमको नौकरी नहीं मिल पाएगी। और उसी दिन हजारों की तादाद में जो बेरोजगार युवक अपनी बात रखने आए उनको लाठी से बुझा गया, उनको कूटा पीटा गया। और लाठी वाला कार्यक्रम तो हमारा ही था, हम लोग ही थे। और नहीं, लाठी वाला कार्यक्रम था बेरोजगारों का, जिन्होंने पुलिस भर्ती और व्यापम की अन्य भर्तियों के लिए किया था। उनको रोशनपुरा चौराहे पर जिनको मारा कूटा गया, और सारे हमारे साथी थे। लेकिन सर, इसमें एक बड़ा आपसे एक बड़ा सवाल है सर। हमेशा कांग्रेस एक बात के संशय संदेह में आती है, जब 15 महीने का समय था तो उस समय बेरोजगार छात्रों को, जैसे व्यापम है और बंद भर्तियों का, उन भर्तियों को खोला क्यों नहीं गया सर? ये चयनित शिक्षक और क्या है, खोली ना नहीं, 2018 में एक कैलेंडर था सर, एक कैलेंडर था व्यापम का, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, अन्य प्रकार की 21 प्रकार की भर्तियां थी। उसको डिलीट क्यों किया गया सर? 4,000 लोगों के निकाल रहे थे उस समय, और निकालने की पूरी प्रक्रिया हो रही थी। उसके बाद ये सब सरकार गिर गई। 3 महीने तो उसमें लग गए ना भाई। ये सरकार हमारी 5 साल के लिए, लोगों ने 5 साल के लिए चुनते हैं, मुख्यमंत्री 5 साल का होता है। ये जितने भी बाहर से इन्वेस्टमेंट्स ये आ रहे थे, ये जो मेट्रो अगर शुरू हुआ है जिससे लोगों को रोजगार मिला है, तो ये कमलनाथ जी ने शुरू किया। और दूसरा, ये तो सरकार जब से आई है, आंगनवाड़ी की हड़ताल, पटवारियों की हड़ताल, आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, उनको मारा पीटा गया, उनको वो किया गया। कर्मचारियों को डीए नहीं दिया, जो कि 5% कमलनाथ जी की सरकार ने दे दिया था। इस सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है। और जो मध्य प्रदेश की स्थिति बनाई थी कमलनाथ जी ने, जिससे पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आता, वो स्थिति इसने ख़राब कर दी। और आज ये मान के चलिए, अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो कोरोना की दूसरी लहर से निपटते, लोगों की जान नहीं जाती और लोगों को रोज़गार मिलता। आज क्या स्थिति है? आज की तारीख में जो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर हैं, रोज़गार कार्यालय, इसमें से 35 बंद कर दिए गए हैं। कल एक रोज़गार कार्यालय का रोज़गार अधिकारी मिला डिस्ट्रिक्ट का, बोले हमने कहा कि भैया रोज़गार कार्यालय में तो तुमको अकेले को ही रोज़गार? बोले नहीं, 2-3 जो हमारे यहाँ काम करते हैं उन लोगों को भी रोज़गार है, बाकी बोले बंद कर रखा है हमने, कोई एंट्री या किसी को हम रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये स्थिति है। और आज अगर पेपर या कोई मीडिया उठाओगे तो रोज़ 2-3 लोगों की सुसाइड की खबर आती है कि उसके बाद कोई काम नहीं था, बेरोज़गार था, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। अच्छा, एक बड़ा अहम मुद्दा आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक वादा किया था, बहुत बड़ा वादा किया था कि प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेश के युवाओं का हक होना चाहिए। ये बात तब आई थी जब दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही थी कि जब मेरे कार्यकाल में मैंने 10वीं और 12वीं को कंपलसरी कर रखा था कि जो मध्य प्रदेश से किया होगा वही युवा यहाँ की भर्तियों में फॉर्म भर सकता है। वर्तमान की स्थिति से मैं अवगत करा दूं, वही वर्तमान में ये है कि ये है मध्य प्रदेश में जो भर्ती निकलती है वो अंतर्राष्ट्रीय भर्ती होती है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यहाँ पर हुआ इंटरनेशनल, अर्थात यहाँ भूटान का भी, मतलब मध्य प्रदेश के अलावा बाकी राज्य तो भर ही सकते हैं, इसके अलावा भूटान का भी आप बात करें तो नेपाल का भी,
यहाँ के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो एक नियम आया था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था 15 अगस्त को कि हम जो है ऐसा नियम लाएंगे, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा कि 100% युवाओं को सिर्फ एमपी के लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। नहीं नहीं, ये तो इनकी सरकार ने, जो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ये हुआ था कि जो 10वीं और 12वीं यहाँ पास करेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, इसको डिलीट कर दिया इनने। इनने व्यापम में और दूसरी सब परीक्षाओं में उसको डिलीट कर दिया। लेकिन आपने इसका अपोज नहीं किया सर? कौन पूरा अपोज किया, विधानसभा में इस मामले को उठाया, चिल्लाए हम, उसके लिए धरने प्रदर्शन किया हमने कि मध्य प्रदेश का ही आदमी होना चाहिए। और हमने तो यहाँ तक उठाया कि ये जो जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं मध्य प्रदेश में अंदर। लेकिन अगर ये बात, अगर युवा, मेरे पास कम से लाखों युवा आपको देख रहे हैं, अगर ये बात युवाओं को पता चल जाए कि आप लोगों ने इसका अपोज किया, तो मध्य प्रदेश का सारा युवा आपके साथ होगा फिर तो। अगर अगर ये बात आप एक दम से कहें, कोई ऐसी चीजें हैं और हम आगे देखने को मिलें, तो मैं पूरा युवा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की नौकरियों पर मध्य प्रदेश का, मैं आपको अवगत करा दूं, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना कंपलसरी है एसआई कांस्टेबल बनने के लिए। उत्तराखंड में वहां पढ़ना जरूरी है, उड़ीसा ऐसे करके तो चीजें। यहीं तक की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है, कमलनाथ जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई फैक्ट्री डाल रहा है सीमेंट की, तो जो ट्रक ढोएंगे वो ट्रक का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश का होना चाहिए। और जब ट्रक का वो ढोएगा तो उसमें एक क्लीनर को नौकरी मिलेगी, ड्राइवर को मिलेगी। और वो अगर वो होता है तो ये मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन वाला से अगर नहीं हो रहा है तो उसकी फैक्ट्री हम बंद करा देंगे। ये तक आदेश किए थे, ये प्राइवेट। और उन्होंने ये कहा था कि हर प्राइवेट नौकरी में मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिले और कम से कम 75% रिजर्वेशन उनके लिए किए जाए। कोई एक्सपर्टाइज है तो लाना है कहीं से, बॉम्बे से या कहीं से, केरल से, तो बात अलग है, लेकिन बाकी 75% मध्य प्रदेश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। ये कमलनाथ जी खुद इंडस्ट्रीज रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को भोपाल और मध्य प्रदेश से एयरलाइन से उन्होंने जुड़वा दिया था। और एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि जब मध्य प्रदेश में विमानन मंत्री भी था, विमान नहीं था हमारे पास, तो कंडम हो गया था, उसको बेचना था, अपने प्लेन से घूमते थे, अपने हेलीकॉप्टर से घूमते थे और खुद का डीजल पेट्रोल जलाते थे। ऐसे मुख्यमंत्री थे। और ऐसे विमानन मंत्री, जब हमने उसकी प्रक्रिया पूरी की और वो विमान खरीदा गया, तो कमलनाथ जी या कांग्रेस का कोई आदमी नहीं घूम पाया। शिवराज सिंह चौहान उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने थे। वो तो हमने देखा कि 60-65 करोड़ का जो विमान था, वो उस समय जब कोरोना काल में आया, जब कहा जा रहा था कि मत में से पैसे नहीं बेरोजगारों के एग्जाम तक कराने के लिए, और 65 करोड़ की चीजों पे घूमा जा रहा था। लेकिन एक सवाल जो हमेशा, एक मैंने एक इंटरव्यू में लिया था, तो बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने कहा था कि 27% का मुद्दा फंसा के कांग्रेस गई है, इसलिए फंसा के गई है ताकि भर्तियां हो ही ना पाए। इसका क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें हम बहुत क्लियर है कि 27% आरक्षण मिले ओबीसी को, क्योंकि 64% उनकी संख्या है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि सवर्ण गरीब जो हैं उसको भी 10% रोजगार मिले। 64% संख्या कैसे आप? हिंदुस्तान में ये पहली बार मध्य प्रदेश में 64% ओबीसी? ओबीसी है ये, जो जिसके आंकड़े आते हैं अलग अलग, उससे ये जी। बताया जा रहा है कि इस तरह है। तो 27% मिले और 27 दूसरा 10% सवर्ण गरीबों के लिए भी उनने आरक्षण किया, ईडब्ल्यूएस को भी किया। तो उसमें कहीं वो नहीं रहा। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जब से आई है, एक तो 1 और 2 हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज लिया हर महीने। और अभी फिर ये एक प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। मतलब कर्ज लेके सीधे सीधे घी पीने का काम ये सरकार कर रही है। और तो और व्यापम 3 हो गया। आपने फिर व्यापम की परीक्षाएं निकाली अलग अलग, 5 परीक्षाएं, जिसमें ग्रामीण सचिव की और बाकी ग्रामीण कृषि विशेष अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विशेष अधिकारी और आपका, जी, उसमें फिर निरस्त कर दिया। घोटाला हुआ है, तो निरस्त करना पड़ा, क्योंकि उसमें फिर घोटाला हो रहा था उसी तरह। तो ये सरकार आती है, परीक्षाओं में हर चीज़ में ये घोटाले करती है और लोगों को रोजगार नहीं मिले और लोग हाथ पैर पे रहें। सबसे बड़ी बात, आज मैं जब हम मिलने गए उस महिला से, रवि ठाकरे की पत्नी थे, तो उसका ये कहना था हम 3-3 मंत्रियों के पास गए, एक मंत्री ने नहीं सुनी। जब देखा कि हमको आय का साधन नहीं है, बच्चों के लिए फीस नहीं है, फीस भर नहीं पा रहे हैं 11वीं और 9वीं क्लास के बच्चों के लिए, तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि हम आत्महत्या कर लें। कोई जीने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और ये स्थिति अमूनन ये हो गई है मध्य प्रदेश में
या तो आगे चल के ये होने वाला है कि रास्ते चलते जो वो होंगे ताकतवर वो छीन लेंगे और जो कमज़ोर होंगे वो सुसाइड कर लेंगे। अभी मैं परसों बीडी शर्मा जी का एक स्टेटमेंट सुना था प्रेस वार्ता में। वो कह रहे थे कि अगर ओबीसी को आरक्षण देना चाहती कांग्रेस तो उसके जो महाधिवक्ता प्रिंस होते, लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने कभी पैरवी तगड़े ढंग से की ही नहीं। इस पर कितना सत्यता है? अरे ये इनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम है क्या? दो काम करते हैं, घोषणा करना और झूठ बोलना। दो पे ही इनकी सरकार आई है, उसी पे जाएगी। भाई कांग्रेस की सरकार ने पास किया, उसको बचे दिन कितने बचे थे? ये लेके हम आए, उसके एक दो महीने बाद तो सरकार ही चली गई। और ये जो गवर्नमेंट लीडर होते हैं, मैं विधि मंत्री था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो वकील थे हाई कोर्ट में, उन्हें पूरी ताकत से इसको रखा था। लेकिन वहाँ पर इसको आपत्ति लगाने वाले ये बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के नेताओं ने कराया वहाँ कि ये रुके। और अभी तो इनने ये किया कि मिस्टर कौरव जो एडवोकेट जनरल हैं, उनने खुद लिख के दिया कि हमको 14% पे अलाउ किया जाए। तो ये तो ओपन हो गए, ये तो अब लिख के दे रहे हैं वो कि कुछ छोड़ के। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि 27% आरक्षण कुछ 6 भर्तियों को छोड़ करके बाकी भर्तियों में दिया जा सकता है। नहीं, ये तो अभी की बात है। हाँ, ये पिछले 2 दिन के पहले। इसके पहले इन्होंने वहाँ लिख के दिया कि मेडिकल को छोड़ के बाकी सब में हमको 14% दिया जाए। मतलब वो 14% में तैयार थे। हर तरफ से वो धोखा दे रहे हैं, हर तरह से धोखा दे रहे हैं। ये सरकार झूठ के पुलिंदे पे बैठी हुई है। इसने मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई लेके आए, ये मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी लेके आए और तबाही लेके आए। जब ये जो बाढ़ आई है, ये भी इनकी देन है। ये सूखा जो पड़ रहा है, ये भी इनकी देन है। जब से आई है, मौतों का तांडव मध्य प्रदेश में हो रहा है। नहीं, मैं जहाँ तक ये एक प्रकार से मैं हर एक सरकार की क्रियाविधि को विश्लेषित करता हूँ। जब कांग्रेस सरकार 2008 में चुनाव जीत करके आई, इनके 3 से 4 काम 2018 में, इनके 3 से 4 काम मुझे बहुत अच्छे याद हैं। एक याद है जो आपने 70% वाला मुद्दा उठाया था कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 70% युवाओं को, यहाँ के युवाओं को हक मिल जाए। कमलनाथ सरकार का वो निर्देश था। दूसरे लोग लेकर के 27% ओबीसी का रिजर्वेशन किया जाए। और तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये एक बहुत आरोप लगे हैं इस पर, कांग्रेस पर, कि अब जो एक तृतीय वर्ग, तृतीय मतलब क्लास 3 और क्लास 4 के जो कर्मचारी है, जैसे व्यापम, जैसे एसआई है, कांस्टेबल है, पटवारी है, अगर इसकी नियुक्ति होती है पीएससी के छोड़ करके, तो उसको पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल उसको मतलब पूरी सैलरी मिलेगी। मतलब अगर कोई कांस्टेबल चुना जाता है तो इस साल पूरे साल उसको मात्र 12,000 मिलेंगे, अगले साल उसको 14,000 मिलेंगे। तो ये जो क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे नियम में लग रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये केवल प्रोपोगंडा है बीजेपी का। इन्होंने 2004 से 2018 तक संविदा पैटर्न बीजेपी सरकार लेके आई है ना। ठेका प्रथा ये आउटसोर्स पैटर्न बीजेपी लेकर के आई। शिवराज सिंह जो है चौहान 2004 से ओबीसी के सीएम है, वो 27% क्यों नहीं लेकर के आए? नहीं, दूसरा ये है कि ये संविदा लाकर जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए पूरा सरकारी नौकरी का, वो नहीं मिल पाया। ये मैं आपको ये जो आप शर्मा सर, मैं एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है। कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें स्पोर्ट्स कोटे से लगभग कुछ पद भरे जाने हैं, 50-60 पद भर जाने हैं, एसआई और कांस्टेबल के। और इसके पहले जो भर्ती आई है जेल प्रहरी की, उस पर भी आई है। जितने भी भर्ती आई हैं उन पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार, नए नियमानुसार 2019 के अनुसार, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल 100%। ये इस पर, ये सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये बीजेपी सरकार का। हाँ, जो आपके सरकार के बाद जो आई है उसका एक नोटिफिकेशन है जिसमें कानून बनाया गया था, ये आपके कार्यकाल में। नहीं, गलत करे। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कोई कानून नहीं बना, और मान लो बना था तो ये इनको कैंसिल कर देना था ना। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ। भाई पहली बात तो बना नहीं, बना होता तो हर चीज़ सरकार बदल सकती है। ये बहुत सी चीज़ें इन्होंने बदल दी, इसको ही बदल देते हैं। ये झूठ का पुलिंदा है और इसने किया है, तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि और अगर दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस को एक दिन की छुट्टी हफ्ते भर में ये देने का कोई नियम बनाया था, तो कमलनाथ जी ने बनाया था, जिसको इन्होंने बंद कर दिया, जिससे वो रिलैक्स हो सके, एक दिन काम कर सके अपने घर के। जो 24 घंटे लगा रहता है पुलिस वाला,
लेकिन ने उस अच्छे नियम को भी बदल दिया, उसको ख़त्म कर दिया। नहीं, पुलिस से एक बड़ा मुद्दा है, तो आपने देखा होगा जब से ये अभी कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, जानवरों की तरह पीट रही है युवाओं को, जो कि ना तो राजनीतिक नहीं है, वो अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए बात करें, फिर भी जानवरों की तरह क्यों पीटा जा रहा है? ये पुलिस के रवैये पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर इस चीज़ का हम प्रोटेस्ट विधानसभा में भी कर चुके हैं, इसका प्रोटेस्ट सड़कों में भी कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये पुलिस की जाति जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, उसको बचा नहीं पा रही। और आने वाले समय में इस पे बड़ा आंदोलन हम करेंगे कि पुलिस का ये काम नहीं है कि जो अपनी बात रखने के लिए आया है बेरोजगार या कोई चयनित शिक्षक या इस तरह के कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी बात रखते हैं तो उनको मारो पीटो, उन पर पानी डालो, उनके हाथ पैर तोड़ दो, उनको जेल भेज दो। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का ये काम है कि वो जो अपना प्रदर्शन करे उसको केवल कंट्रोल करे, न कि लठ और उससे मारे। तो ये प्रवृत्ति, ये तालिबानी प्रवृत्ति अगर किसी के, तो भारतीय जनता पार्टी के, इनके आदेश इस तरह के हैं अपने शासन के, प्रशासन के लोगों कि आप ये एक्शन लीजिए और इनको खदेड़िए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं आपको 20 सेकंड का कुछ एक फुटेज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको सुने, गौर करें। ये सिंगरौली में अभी मंत्री जी का था, वहाँ एक पुलिस का क्या आवेदन करता है, सभी इंस्टॉल में जाकर के बारी बारी से अपना और कोविड का पालन करते हुए संपर्क करें और अपने आवेदन को प्रस्तुत करें। की गाली दी जा रही है, इनको ऐसी चीजें की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय सर? इस पर क्या एक्शन लेंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसी गाली और ऐसा व्यवहार तो जानवरों से भी नहीं किया जी जाता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनके लिए केवल जो मंत्री जी वहाँ आ रहे हैं कार्यक्रम में, उनकी व्यवस्था करने की बात थी, तो व्यवस्था अपनी करते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से कोई आता है अपनी मांग को लेके डेलीगेशन, तो उनको मिलवा दें, उनके ज्ञापन ले लें। लेकिन उसको इस तरह से गाली दें कि तेरे को तेरी स्थिति, तेरे को नौकरी चाहिए, ये वो। मैं समझता हूँ कि ये जो जो मध्य प्रदेश की संस्कृति नहीं है, ये इस देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन ये जिस तरह का शासन आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरा का पूरा तालिबानी रुख अपना रहा है। नहीं, इस मुद्दे को लेकर के क्या आप तो एक विधायक हैं, आप मैं जो इस मामले को उठाऊंगा, जो भी प्लेटफॉर्म है उचित प्लेटफॉर्म, डीजीपी से ही बात करेंगे कि आपके ये पुलिस वालों की ये है सिंगरौली की स्थिति है, वहाँ भी बात करेंगे। और दूसरा, उचित प्लेटफॉर्म पे इसको उठाएंगे। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, जब बाढ़ में लोग वहाँ पे मर रहे थे तब पुलिस वाले खाना खा रहे थे। हमने ट्वीट किया तो डीजीपी का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई ये पुलिस से इतने क्यों नाराज़ हो। मैंने कहा भाई वो लोग मर रहे हैं और जो पीड़ित हैं उनसे पुलिस वाले खाने मांग रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक जो मदद करने गया था आदमी, वो पहले मदद मांग रहा है। इस चीज़ की जब हमने ट्वीट किया तो पुलिस प्रशासन हिल गया था। इस तरह की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उस पे हम युवा जो हैं आपसे क्या उम्मीद रखें सर? शीतकालीन सत्र में हम युवाओं की बात करेंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। और मुझे जो भी मुद्दे हमारे युवा संघ के लोग, युवा बेरोजगार संघ के लोग हमारे हैं, मुद्दे हैं, पिछले 4 साल से ऐसे भर्ती नहीं हुई है। ये सब मुद्दे पूरी ताकत से उठाएंगे। इसके ध्यानाकर्षण, काम रोको और क्वेश्चंस, इन सब के माध्यम से पूरी ताकत से उठाएंगे। हम बेरोजगार युवाओं के साथ हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ। ये एक और अभी भी जब भी बेरोजगार संघ ने पहले किया था प्रदर्शन रोशनपुरा में, तो ध्यान होगा हम एक एक उसमें गए थे, साथ में जाकर रोशनपुरा में उनका साथ दिया था। इसमें मैं बाहर था, नहीं तो मैं उस दिन भी वहाँ पर रहता। और अगर बेरोजगारी की समस्या युवाओं की ये सरकार या कोई भी सरकार हल कर दे, तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था को संभालना और आसान हो जाएगा। और सत्र में ये उठाया था। हाँ, ये पिछले सत्र में हमने ये उठाया था, कौशल विकास के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ये मंत्री से बात की थी और ये हमने वहाँ पे उठाया था कि ये इस तरह से कौशल विकास के माध्यम से रोजगार दिया जाए। ये बात हमने की। हाँ, ये कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया? जी, तो हमारी बेरोजगार और जी अब ये देखिए जो जवाब जो आया है, जी ये
जो प्रशिक्षित लोग थे 17,348, उसमें से जो सरकार ने जवाब दिया है कि कुछ ही 100 लोगों को रोजगार मिला है उसमें। अलग अलग जिलों के हैं, कहीं एक कहीं दो। ये देखिए, तो आप 1738 में से जो प्रमाणित थे 11 जन उसने जिनको रोजगार दिया गया, स्वरोजगार 11। जी जी, ये सरकार का उत्तर है। मतलब जो इतने 17,348 17,348 में से कुल 11, और ये वैज्ञानिक रोजगार ये 823, इस दो तरह के रोजगार दिए थे, कुल इतने लोगों को रोजगार। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हमारे माननीय मंत्री साहब, जो पूर्व मंत्री साहब वर्तमान में हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, और एक कद्दावर नेता होने के नाते इन्होंने एक प्रश्न लगाया था कौशल विकास के तहत स्वरोजगार उपलब्ध कराने के हेतु एक प्रश्न लगाया था। तो जिसमें उन्होंने पूछा था कि कुल जो है 17,348 में कितने लोगों को जो प्रशिक्षित थे उनको रोजगार दिया गया। तो जिसमें से बताया गया कि इसमें जो स्वरोजगार की संख्या है, पहली बात करें अगर इनके, तो मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन कौशल में 11, युवा स्वाभिमान योजना में बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दिए गए इन लोगों के, साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कुछ किसी को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 11 रोजगार दे पाए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन कौशल योजना में। और कहते हैं कि स्वरोजगार मध्य प्रदेश। किस बात का स्वरोजगार मध्य प्रदेश? ये नारा बहुत फेमस हुआ सर, ये स्वरोजगार मध्य प्रदेश, स्वरोजगार देश। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो खुद खाना बनाओ। इसकी स्थिति ये है, इन्हें नारा दिया आत्मनिर्भर का, और जब ये बेरोजगारी हुई तो जो नौकरी से हटाए गए लोग, पढ़े लिखे इंजीनियर भी, इंजीनियर गिना सकता हूँ जो सब्जी का और फल का ठेला लगाते थे, और ये आत्मनिर्भर हुए, इसमें किसी ने कोई मदद नहीं की इनको। लेकिन भोपाल जैसी राजधानी में इन नगर निगम के इन आत्मनिर्भर लोगों का भी अगर कोई रोजगार छीनता है तो ये सरकार छीनती है, नगर निगम छीनती है। उनके ठेले उठा के ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, उनका ठेला उल्टा दिया जाता है। ये हरकत की जिसका हमने कई बार प्रोटेस्ट किया है कि भाई आत्मनिर्भर अगर है तो उसको तो आत्मनिर्भर रहने दो, उसकी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? वो अपने बच्चों को पाल रहा है, एक इंजीनियर है, एक डिप्लोमा होल्डर है, तो भी सरकार की निर्मम जो कार्रवाई वो चलती रही। सर एक मुद्दा है, उस समय जब कमलनाथ सरकार थी, तो जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की, अन्य भर्तियों की उम्र सीमा को बढ़ाया जा रहा था, तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा टीप भी लिखा गया था। लेकिन जब सरकार बदली तो वो 2 साल 3 साल का उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई, जबकि जब भर्ती नहीं आती है, कोरोना काल है, अन्य राज्यों ने बढ़ाई है, क्योंकि बच्चे गलती नहीं है अभ्यर्थी की, गलती तो क्या है सरकारों की है, जब भर्ती समय से नहीं निकलेगी तो ओवर एज होगा। तो ये जो ओवर एज वाले बच्चों को इतनी बार मंत्री को, जैसे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम लेटर हो कई जगह किया गया कि 2-3 साल का एक्सटेंशन दे दीजिए, अन्य राज्यों ने दे दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस मानने को तैयार नहीं। तो क्या आप इस पे क्या कहें? निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो समय चला गया, जी जी जहाँ नौकरियां निकली नहीं, 1.5 साल का से ज़्यादा का 2 साल का समय निकला है, ये 2 साल का रिलैक्सेशन नौकरियों में देना चाहिए। निश्चित तौर पर इस मामले को भी हम पूरी ताकत से उठाएंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक पावरफुल कमेटी जिसमें विपक्ष का कोई नेता उसका चेयरमैन होता है, मैं हूँ उसका चेयरमैन हूँ, जो सरकार की ऑडिट और ये सब करते हैं, तो उस माध्यम से भी मैं युवाओं के बेरोजगारी के मामले उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। और कोरोना काल में मैंने 1 करोड़ लगभग 3,000 इतने रुपए कोविड से बचाने के लिए अस्पतालों को, एम्बुलेंस के लिए और शमशान घाट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर दिए। और जो वर्कर थे, जो प्राइवेट जो वहाँ काम करते थे, जो कोरोना काल में घर वाला नहीं जाता था, वो जाके पूरी संस्कार करता था और अपने हाथों से करते थे और इतनी रिस्क लेते थे, उन लोगों को भी 5,000 रुपये, एम्बुलेंस वाले को 5,000 रुपये मैंने अपनी निधि से दिए, जिससे इनको प्रोत्साहन मिले। और ये जो काम वहाँ कर रहे हैं, जो इनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बहुत कम पैसा वहाँ पे मिलता है, तो उन बेरोजगारों को भी हमने मदद की है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, बेरोजगार छात्र आंदोलन करते हैं, बेरोजगार छात्रों का आंदोलन इसलिए करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है। जब बेरोजगार आंदोलन करता है तो विपक्ष उनका साथ कभी कभी नहीं दे पाता है, या कहीं हम देखते हैं कि कई बार क्योंकि बेरोजगार छात्रों को पता ही नहीं होता प्रदर्शन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, प्रदर्शन के लिए कभी मंजूरी नहीं मिलती है, ऐसे में विपक्ष भी उनके साथ कहीं भी खड़ा नहीं मिलता है।
तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि जब भी बेरोजगार युवा आंदोलन करे। बेरोजगार युवाओं ने जब भी आंदोलन किया है, जब भी मुझे बुलाया है, मैं उनके बीच में गया हूँ। कांग्रेस पार्टी के और नेता भी गए हैं। और मैंने कहा ना, अगर सबसे बड़ा अभिशाप है आज की तारीख में तो वह है बेरोजगारी। और हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा तो कुछ भी कर लेगा, मजदूरी है वो, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ न कुछ टेबल वर्क या कोई ऐसा काम देना पड़ेगा जो उसके उसकी जो पढ़ाई है उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार हो। इसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है तो बेरोजगारी है। इसको दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी, मैं, हमारे नेता कमलनाथ जी पूरी ताकत से काम करेंगे। और मेरा एक दावा है कि 5 साल अगर कमलनाथ जी की सरकार रह जाती तो मध्य प्रदेश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं मिलता। और इसका उदाहरण है छिंदवाड़ा मॉडल। छिंदवाड़ा में एक भी व्यक्ति जो है वो बेरोजगार, युवा बेरोजगार नहीं है। उसको या तो वहाँ रोजगार मिला है या नौकरी मिली है। वहाँ नहीं मिली है तो देश में मिली है, देश में नहीं तो विदेश में मिली है। हर तरह की मदद की है। तो इसलिए हम कहते थे कि छिंदवाड़ा मॉडल, ये मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा मॉडल बनता और हर एक के पास नौकरी होती, नहीं तो व्यवसाय होता, न कुछ काम धंधा होता, जिससे उसका घर, उसका परिवार चल सकता। पिछले साल एक फॉर्म आया था 2020 में उपचुनाव कराने के लिए पुलिस कांस्टेबल की 4000 भर्ती का, लेकिन आज तक उसको फॉर्म भरवा लिए कम से कम नहीं तो 70 से ज्यादा करोड़ रुपए सरकार के पास पहुंच चुके हैं। उनके पास पैसा रखा हुआ है। 12,16,940 बच्चे फॉर्म भरे हैं 4000 पोस्ट के लिए, लेकिन 3 बार उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जा चुकी है। अभी तक उसको सिर्फ बोला गया है कि अक्टूबर नवंबर एग्जाम संभावित है। शिक्षक भर्ती में 6 लाख लोग हैं, 6 और 12 कुल मिला के 18 लाख बच्चे आपको जान रहे हैं, सुन रहे हैं। आप उनके परीक्षा कराने के लिए जो भी अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लोग आगे डिले करें? और आप इस पे क्या एक्शन लेंगे? नहीं, ये सरकार का इन मामलों में डिले टैक्टिस है, क्योंकि ये हो चुकी है बैंकरप्ट। इनके पास आय का शासन है अगर, तो डीजल पेट्रोल जो इन्होंने 111 रुपये कर दिया है, रसोई गैस से जो टैक्स लेते हैं वो है, या शराब जो बेचते हैं उससे आती है। तो ये तो डिले ही करेंगे। इसका तो एक ही तोड़ होगा इस सब चीज़ें का। इसमें लीडर चाहिए जो जो उद्योगों को ला सके, उद्योगों के माध्यम से आय बढ़ा सके प्रदेश की। वो तरीके लाए जा सकते हैं जिससे आय बढ़े, वो इनके पास है नहीं। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कोई भी इस तरह की सर्विसेज या नौकरी के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे, डिले करते जाएंगे। कमलनाथ जी की सरकार जब 2023 में आएगी तो ये मान के चलना कि ये सब नौकरियों के विज्ञापन निकलेंगे और उनको भर्ती की जाएगी। और व्यापम में जो व्यापम 3 घोटाला हुआ है, नहीं, कमलनाथ सरकार जी का घोषणा पत्र पिछला था। जी जी, पूरा समाप्त करके ये विधिवत तरीके से परीक्षा होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। पिछला घोषणा पत्र में कमलनाथ सरकार जी ने कहा था कि हम 50,000 जो है पुलिस भर्ती करेंगे, तो उस पर पुलिस भर्ती 50,000 होनी थी। मैं आपको बता दूं 2017 से एक भर्ती नहीं हुई है। 50,000 की तो बहुत दूर की बात है। इस पर क्या है? देखिए, हमारी सरकार नहीं, अगली बार जो बनेगी उस पे क्या? अगली बार जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं, जो अगर 50,000 है तो 50,000 होंगे। ज़रूरत है, हटाने में कमी हो रही है। कानून व्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था कमी है ना सर, पुलिस की पहले भी कमी है और सारे के पुलिस ऑफिसर जो हैं कहाँ लगे हुए हैं? सुरक्षा में लगे, वीआईपी सुरक्षा में लगे हैं। जब भी होगा, जब इसकी आय बढ़ेगी। वो कमलनाथ जी से बढ़िया प्रदेश के स्रोतों को बढ़ाने वाला है। ये बीजेपी सरकार थी तो रेत से केवल कुछ करोड़ मिलते थे। उनके आने के बाद 1,000 करोड़ का वो 300 से 1,000 करोड़। क्या हम ये उम्मीद करें कि जैसे अभी जो एग्जाम रुके हुए हैं उस एग्जाम को करवाने के लिए आप सरकार पर प्रेशर बनाएंगे? निश्चित तौर पर प्रेशर बनाएंगे। और इसमें अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि हम इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं, वो करने को भी तैयार हैं। और विधानसभा का जो सत्र आएगा अगला, उसमें ये पूरी ताकत से उठाएंगे। हमारा तो सुझाव यही है कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और बाकी अन्य मंत्री ऑनलाइन बहुत रहते हैं। हम चाहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से, अपने जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के माध्यम से जो है, आप लोग इस बात को जरूर रखें, पूरी जोर से रखें कि इन बच्चों का तय समय पे परीक्षा कराइए, क्योंकि बहुत लेट परीक्षा कराना भी एक अन्याय ही कहलाता है। क्योंकि 3 साल से 4 साल से लगातार बच्चा भोपाल में खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो,
अब आपको ही पता, किसी मंत्री किसी नेता का लड़का कांस्टेबल तैयारी नहीं करता है, किसान गरीब का बच्चा कांस्टेबल तैयारी करता है, उस मुश्किल से 4 या 5 महीने का साधन निकाल के लाता है, और अंततः जब नहीं हो पाता तो उसकी जो पढ़ाई लिखाई होती है सब कुछ बर्बाद हो चुकी होती है। इस पर जो है हम ये चाहेंगे आपसे सहायता कि आप और आपकी पूरी टीम जो है, हम युवाओं का जो एग्जाम है अभी जो अक्टूबर नवंबर में जो सिर्फ प्रस्तावित है, नीचे लिखा संभावित तिथि, इसको बदला भी जा सकता है। तो इसमें चाहते हैं कि इन एग्जाम्स को कराने के लिए आप सरकार पर प्रेशर। निश्चित तौर पर जो आपने सुझाव दिया है कि जितनी भी परीक्षाएं ड्यू हैं ये परीक्षाएं हों, इसके लिए हम उचित प्लेटफॉर्म पे इन बातों को उठाएंगे, मीडिया के माध्यम से उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी रिट दायर करेंगे कि ये सब एग्ज़ाम तुरंत कराए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ आखिरी संदेश युवाओं के लिए? युवाओं के लिए संदेश यही है कि संघर्ष से मत डरिए, और हर आज के बाद कल आता है, हर रात के बाद दिन आता है, उसमें घबराइए मत, डिप्रेशन में मत आइए, और जो आप लोगों को सहयोग करते हैं उनसे सहयोग लीजिए, और बहादुरी से लड़ाई लड़ते रहिए। नौकरी आपको मिलेगी, व्यवसाय आपको मिलेगा, काम आपको मिलेगा। समय बदलेगा, समय स्थिर नहीं रहता है, कि समय बदलता रहता है, इसलिए मन में कभी भी आत्महत्या का या किसी तरह के भी अपराध का मन में कोई विचार न लेके मत आना, हिम्मत से काम लेना, जब हमारी ज़रूरत पड़े तो आधी रात को आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे माननीय पीसी शर्मा सर। हमारे जो पुरानी जो विधानसभा जब चुनी गई थी तो उस पे मध्य प्रदेश में भोपाल के एक ऐसा क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का एक इनकी जो विधायकी की जो सीट आती है वहां से आते हैं, और साथ ही साथ में इन्होंने बेरोजगार युवाओं के हित में बहुत सारी बातें कही, और वर्तमान में विधानसभा में एक आय व्यय की समिति है जिसमें वर्तमान में सदस्य के तौर पर हैं, अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस पूरे के पूरे वीडियो को, इस पूरे के चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, और पहुंचाएं इस बात को, सच को पहुंचाने का प्रयास करें कि चाहे वो 27% का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो 70, 80, 90% सैलरी का मुद्दा हो, चाहे वो भर्ती का मुद्दा हो, चाहे सरकार का मुद्दा हो, सारे मुद्दों में हमें गुमराह नहीं होना है, बल्कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना है। अब युवा बोलेगा और पूछेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।